गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम यहाँ पर आपका बाल विकास का एक स्टार्टिंग का टॉपिक यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग वंशानुक्रम की बात करेंगे कि वंशानुक्रम क्या होता है। तो लगभग सभी को पता है कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन सभी गुणों से होता है जो किसी संतान को उसके माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। यानी वे गुण किसी संतान को उसके माता पिता से भी मिल सकते हैं या माता पिता के माता पिता यानी पूर्वजों से भी प्राप्त हो सकते हैं। वंशानुक्रम के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। यहाँ पर हमने 2 डेफिनेशन मेंशन की है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, यानी वुडवर्थ ने क्या कहा था कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित होती हैं जो जन्म से ही नहीं बल्कि जन्म के 9 माह पूर्व से ही बालकों में उपस्थित रहती हैं। ठीक है भाई। दूसरे हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जेम्स ड्रेवर। उन्होंने ये कहा था कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का, यानी फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़ का, यानी शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से अपनी संतानों को स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। तो सामान्य अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि वे सभी गुण जो बच्चे को जन्म से प्राप्त होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। एक चीज़ आपको और भी हम बताना चाहेंगे कि वंशानुक्रम से हमें जो भी गुण प्राप्त होते हैं उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, यानी उनको बदला नहीं जा सकता। मनोविज्ञान में 2 शब्द चलते हैं, एक परिवर्तन चलता है और दूसरा आपका परिमार्जन यानी मॉडिफिकेशन शब्द होता है। तो वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों में परिवर्तन संभव नहीं होता है, लेकिन अगर हम सही दिशा में प्रयास करते हैं तो वंशानुक्रम से हमें जो गुण मिलते हैं उनमें मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया या परिमार्जन देखने को मिलता है। इतना सबको क्लियर हो गया? यानी हेरिडिटी से प्राप्त गुणों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन उनको बदला नहीं जा सकता। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी बालक को विकसित होने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए या डेवलप होने के लिए जो भी गुण हमें मिलते हैं वो वंशानुक्रम से ही मिलते हैं। और वातावरण क्या करता है? उन्हीं जन्मजात गुणों को विकसित करने का कार्य करता है। वातावरण कभी भी किसी बालक में किसी नए गुण का विकास नहीं करता है। यानी वातावरण का केवल इतना काम है कि जन्म से प्राप्त गुणों, क्षमताओं और प्रतिभाओं को विकसित करना। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो बच्चों की सभी जन्मजात विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं, और अगर हमारा परिवेश या वातावरण अच्छा नहीं होता है तो हमारी जो जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं वो दबी रह जाती हैं, उनके विकास का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना। तो वंशानुक्रम क्या है? किसी बालक को आगे बढ़ने के लिए या विकसित होने के लिए गुण व योग्यताएं देने का काम कौन करता है? वंशानुक्रम करता है, और वातावरण उन्हीं जन्मजात गुणों को विकसित करने का कार्य करता है। जैसे सपोज हम क्या देखते हैं कि हम अपने बच्चों को, एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, यानी सबका एनवायरनमेंट कैसा होता है? इक्वल होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उनमें से कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल एवरेज होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जबकि परिवेश तो 2 सभी का सेम है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी बालक को सीखने के लिए कितनी गुण या योग्यता जन्म से प्राप्त हुई है। वातावरण केवल उन्हीं जन्मजात क्षमताओं को ही विकसित कर रहा है। पर्यावरण एक हो सकता है लेकिन जो वंशानुक्रम होता है वो सभी का अलग अलग होता है। इतना क्लियर हो गया सबको? अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं या ऐसी कौन कौन से गुण होते हैं या ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। तो कई बार ऐसा आता है कि कौन कौन से जो ट्रेट्स या लक्षण होते हैं जो हमें हेरिडिटी से या वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर कि वंशानुक्रम से प्राप्त लक्षण क्या हैं। तो जैसे आँखों का रंग होता है, त्वचा का रंग होता है, बालों का रंग
अंग होता है, एक यहाँ पे डिजीज आपकी दी हुई है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाता है, यानी जो एक वर्णांध रोगी या कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति होता है वो लाल और हरे के बीच डिफरेंस नहीं कर पाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका दिया हुआ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है कि रक्त का थक्का न जमना, यानी ऐसे व्यक्तियों में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी जब उन्हें कोई घाव हो जाता है तो वो जल्दी से हील नहीं होता है, या उन्हें जो चोट लग जाती है तो उनका जो ब्लड होता है वो आसानी से रुकता नहीं है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ मिर्गी यानी इपिलेप्सी। जो मिर्गी की बीमारी होती है उसको भी वंशानुक्रम पर ही आधारित माना गया है। और नेक्स्ट है आपका गंजापन यानी बाल्डनेस। तो ये सभी जो लक्षण आपके माने गए हैं वो वंशानुक्रम पर आधारित माने गए। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आपके आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, आपका मिर्गी यानी इपिलेप्सी, और नेक्स्ट है आपका गंजापन यानी बाल्डनेस। तो ये सभी जो लक्षण या डिजीजेज होती हैं वो हमारी हेरिडिटी या वंशानुक्रम पर आधारित होती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांतों को हमने मेंशन किया है। तो वंशानुक्रम का जो पहला नियम है आपका वो है समानता का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी या समानता का नियम ये कहता है कि प्रत्येक संतान में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात जैसे हमारे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी उन्हीं के समान होती है। तो कई बार आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नियम के अनुसार प्रत्येक संतान में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कौन सा नियम है हमारा? समानता का नियम। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे गोरे माता पिता की संतान का गोरा होना, काले माता पिता की संतान का काला होना, बुद्धिमान माता पिता की संतान का बुद्धिमान होना, या मंद बुद्धि माता पिता की संतान का मंद बुद्धि होना वंशानुक्रम के किस नियम की ओर संकेत करता है। तो ये वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? समानता का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ठीक है भाई। दूसरा हमारा नियम है भिन्नता का नियम। इसको आप प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन या प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस भी कह सकते हैं। भिन्नता को जो नियम होता है वो ये कहता है कि कभी कभी या जो संतान होती है उसमें अपने माता पिता से विपरीत या भिन्न गुण पाए जाते हैं। यानी जब किसी संतान में माता पिता से विपरीत या भिन्न गुण पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्नता का नियम या प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। अब ये भिन्नता हम कैसे पहचानेंगे? जैसे काले माता पिता की संतान का गोरा होना, यानी माता पिता दोनों काले हैं और हम उनकी संतान को क्या देखते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट है, वो एकदम गोरी है। तो ये कौन सा नियम है? भिन्नता का नियम। मंद बुद्धि माता पिता की संतान का बुद्धिमान होना, यानी माता पिता बहुत ही मंद बुद्धि हैं लेकिन उनकी संतान क्या है? बहुत ही बुद्धिमान या प्रतिभाशाली है। तो ये भी हमारा किस में आता है? भिन्नता के नियम में आता है। ठीक है ना। तो गोरे माता पिता की संतान का काला होना या काले माता पिता की संतान का गोरा होना, बुद्धिमान माता पिता की संतान का मंद बुद्धि होना या मंद बुद्धि माता पिता की संतान का बुद्धिमान होना भिन्नता के नियम की ओर संकेत करता है। ठीक है भाई। तीसरा हमारा नियम है प्रत्यागमन का नियम, जिसको प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन या इसको आप कह सकते हैं औसत का नियम। इसे हम औसत के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये नियम ये कहता है, जैसे ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है बेटा, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है और ये हमारा मिड पॉइंट है। तो ये नियम, प्रत्यागमन का जो नियम है वो ये कहता है कि प्रत्येक गुण व योग्यता में अपने औसत की ओर बढ़ने और औसत की ओर घटने, इन दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी प्रत्येक गुण व योग्यता में अपने औसत की ओर बढ़ने और औसत की ओर घटने, दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम।
अब देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू वर्गीकरण ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के वर्गीकरण के आधार पर अगर हम देखें तो बुद्धि का वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। और टर्मन ने जब बुद्धि का वर्गीकरण किया था या कैटेगराइजेशन दिया था तो उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। यानी सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या आ रहा था? प्रतिभाशाली। ठीक है, जैसे जिनका IQ लेवल 130 प्लस मीन्स 130 वाला इसमें नहीं आएगा, 131 वाला यानी 130 प्लस जो भी होता है वो किस में आता है? प्रतिभाशाली में आता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है प्रखर बुद्धि यानी शार्प माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका IQ लेवल 120 होता है, ये हम बाद में बात करेंगे इंटेलिजेंस में, जिसका IQ लेवल 120 से 130 के बीच में होता है वो प्रखर बुद्धि में आता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। चौथे नंबर पर हमारा आता है औसत बुद्धि या सामान्य बुद्धि। फिर 5वें नंबर पर हमारा आता है मंद बुद्धि। छठे पर हमारा अल्प बुद्धि और 7वें पर हमारा जड़ बुद्धि। ठीक है भाई, अब हम क्या देख रहे हैं कि एवरेज के ऊपर भी हमारी 3 यानी बुद्धिमत्ता की 3 कैटेगरी हैं और मंद बुद्धिमत्ता की भी 3 कैटेगरी यानी मंद बुद्धि की भी 3 कैटेगरी हैं। तो ये हमारा नियम ये कहता है कि प्रत्येक गुण या योग्यता की अपने औसत की ओर बढ़ने और औसत की ओर घटने, इन दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये हमारा एवरेज पॉइंट है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर नीचे ऊपर की कोई भी गुण या योग्यता अगर एक एक पॉइंट नीचे आती है या डायरेक्ट हमारे एवरेज तक आती है तो वो किस में चला जाएगा? प्रत्यागमन के नियम में। जैसे हमने आपसे कहा कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान का अपेक्षाकृत कम प्रतिभाशाली या बुद्धिमान होना, तो हमने क्या देखा कि माता पिता दोनों प्रतिभाशाली थे लेकिन उनका बच्चा उनके कंपैरिजन में क्या है? कम प्रतिभाशाली है लेकिन बुद्धिमान है, यानी अभी भी वो औसत से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये नियम क्या हुआ कि हमारी जो योग्यता है वो 2 पॉइंट नीचे एवरेज की ओर आई है। तो यहाँ पे कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हम बोले कि बुद्धिमान माता पिता की संतान का सामान्य या औसत बुद्धि वाला होना, अब देखिए वो मंद बुद्धि नहीं है, बुद्धिमान माता पिता की संतान का सामान्य या औसत बुद्धि वाला होना यानी अभी भी हम एवरेज पर हैं, तो ये क्या कहलाएगा? प्रत्यागमन का नियम कहलाएगा। क्लियर हो गया? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान का सामान्य या औसत बुद्धि वाला होना वंशानुक्रम के किस नियम की ओर संकेत करता है, तो ये आपका क्या है? प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, नीचे से भी बेटा हम लोग देख लेते हैं। मंद बुद्धि माता पिता की संतान का औसत बुद्धि वाला होना प्रत्यागमन है। अल्प बुद्धि माता पिता की संतान का सामान्य बुद्धि वाला होना ये भी प्रत्यागमन है। यानी ये जो औसत है वो हमारी बॉर्डर लाइन है, ऊपर की कोई भी योग्यता जब तक एवरेज तक रहेगी या नीचे की कोई भी योग्यता जब तक एवरेज तक रहेगी तब तक कौन सा नियम रहेगा? प्रत्यागमन का नियम। और जैसे ही कोई योग्यता इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगी तो वो किस में आ जाएगा? भिन्नता के नियम में। सपोज बुद्धिमान जब तक औसत पर है तब तक प्रत्यागमन, और जैसे ही बुद्धिमान मंद बुद्धि पर आ जाएगा तो कौन सा नियम हो जाएगा? भिन्नता का नियम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये था हमारा प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा है मातृ पितृ पक्षों का नियम, प्रिंसिपल ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल एस्पेक्ट्स। तो मातृ पितृ पक्षों का नियम ये कहता है कि किसी भी संतान को जो गुण अवगुण बीमारियां या विशेषताएं या लक्षण होते हैं वो अपने माता के पूर्वज तथा पिता के पूर्वज इन दोनों से ही प्राप्त होते हैं। तो जितने भी ट्रेट्स या लक्षण हमने आपको यहाँ पे बताए हैं वंशानुक्रम वाले, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेट्स बच्चे के माता पिता में ही पाए जाएं। हो सकता है ये जो लक्षण उनके माता पिता में ना हो लेकिन माता पिता में पाए जाते हों, तो उनका भी अनुसरण वो बच्चा करता है। यानी आँखों का रंग, बालों का रंग, वर्णांधता, हीमोफीलिया, गंजापन, इपिलेप्सी, ये सभी बच्चे को केवल अपने माता पिता से ही प्राप्त नहीं हो सकते बल्कि उनके पूर्वजों से भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? चयनित गुणों का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव ट्रेट्स।
तो इसको हम लोग मेंडल के नियम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना होगा, उनको आनुवांशिकता का जनक या हेरिडिटी का जनक माना जाता है। तो चयनित गुणों के सिद्धांत को हम लोग मेंडल के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि सामान्य मनुष्य में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और बच्चे का जो वंशानुक्रम होता है वो इन्हीं 46 गुणसूत्रों के चयन पर निर्भर करता है। इतना क्लियर हो गया। तो कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि किसी संतान में, ठीक है, अगर 23वें जोड़े के, जैसे 23वें जोड़े के जो निम्न स्तर का जोड़ा होता है वो भी मैच नहीं करता है। जनरली होता क्या है कि फीमेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो XX होता है और मेल में क्या होता है, XY होता है। बाकी सब में XX होता है। इसमें भी आपका क्या होता है कि XX होता है या XY होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर बच्चे के 23वें के स्थान पर 22वां जोड़ा, 20वां जोड़ा या 21वां जोड़ा भी गुणसूत्रों का मैच नहीं करता है, यानी यदि किसी बच्चे में 23वें जोड़े के स्थान पर गुणसूत्रों का और भी कोई पेयर मैच नहीं करता है, तो उस बच्चे में एक बीमारी पाई जाती है। कोई बता सकता है हमें? जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यानी यदि किसी बच्चे में 23वें गुणसूत्र के स्थान पर इससे निम्न स्तर के गुणसूत्रों का जोड़ा भी मैच नहीं करता है, तो ऐसे बच्चों में डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। ऐसे बच्चे में मैंगोलिक आइडकी नामक, इसको मूर्खता भी हम लोग कहते हैं, तो ऐसे बच्चों में मैंगोलिक आइडकी नामक बीमारी पाई जाती है, ठीक है। मैंगोलिक आइडकी वाला जो बच्चा होता है उसका जो सिर होता है वो आकार में काफ़ी बड़ा होता है, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, माथा ऊपर उभरा हुआ तथा चपटा होता है और उसका जो आई कांटेक्ट होता है वो दूसरों के साथ प्रॉपर नहीं होता है। यानी जब हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमें लगता है कि वो बात तो हमसे कर रहा है लेकिन देख कहीं और रहा है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, मैंगोलिक आइडकी का लक्षण पाया जाता है। तो अगर 23वें जोड़े से निम्न स्तर का जोड़ा मैच नहीं करेगा तो फिर उसमें डाउन सिंड्रोम बीमारी होगी, और अगर 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे तो उसमें मैंगोलिक आइडकी नामक बीमारी पाई जाती है, ठीक है। लास्ट हमारा जो सिद्धांत है संयोग का नियम, प्रिंसिपल ऑफ चांस। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि वंशानुक्रम के बारे में कभी कोई नियम या कथन पूर्णतया सत्य नहीं होता है, क्योंकि वंशानुक्रम में कहीं ना कहीं एक पक्ष आपका चांस या संयोग का भी होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे कि हमने क्या सुना है, किताबों में पढ़ा है कि जब तुलसीदास जी ने जन्म लिया था, जन्म लेते ही उन्होंने राम राम बोलना शुरू कर दिया था। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनके माता पिता या पूर्वज भी जन्म लेते ही बोलने लगे हों। तो ये जो सिस्टम होता है ये हमारा चांस पर निर्भर करता है। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हमारा कोई बच्चा जन्म लेता, आजकल हम अक्सर सुन रहे हैं कि उसके मुंह में दांत होते हैं। तो कभी कभी ये ज़रूरी नहीं कि उनके माता पिता या उनके पूर्वजों के मुंह में भी दांत हो। तो ये जो आपका सिस्टम है वो ये कहलाता है कि ये जो सिस्टम है वो हमारा संयोग के नियम पर आधारित कहलाता है। इतना सबको क्लियर हो गया? तो ये थे आपके वंशानुक्रम के 6 नियम या सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वंशानुक्रम की शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ हेरिडिटी कौन कौन सी होती हैं। तो वंशानुक्रम की 2 प्रमुख शाखाएं मानी गई हैं। पहला है आपका सुजनन विज्ञान यानी यूजेनिक्स, और दूसरा है आपका स्वपरिवेश यानी यूथेनिक्स, ठीक है। तो सुजनन विज्ञान यानी यूजेनिक्स की अगर हम बात करें तो सुजनन विज्ञान के जो जनक थे वो फ्रांसिस गाल्टन थे, ठीक है। फ्रांसिस गाल्टन ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, हेरिडिटरी जीनियस, यानी हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक भी फ्रांसिस गाल्टन थे। और गाल्टन को सुजनन विज्ञान का जनक भी माना जाता है। वीडियो खत्म हो गया?
सुजनन विज्ञान का जनक भी माना जाता है। गाल्टन को सुजनन विज्ञान का जनक माना जाता है और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी हेरिडिटरी जीनियस। ठीक है, तो सुजनन विज्ञान था क्या? तो सु का मतलब होता है अच्छा और जनन का मतलब होता है जन्म से। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि किसी भी देश का जो विकास है वो वर्तमान समय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर निर्भर करता है, ताकत की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, वर्तमान समय में ताकत की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल में हम लोग क्या देखते थे कि किसी भी देश का जो विस्तार या राज्य का जो विस्तार होता था वो शक्ति यानी पावर पर डिपेंड करता था। तो जितने भी राजा महाराजा होते थे, उनके जितनी संतानें होती थी, जितने सारे उनके सैनिक होते थे, तो उनके दम पर वो दूसरे पर अपना कब्जा कर लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर हमको प्रोग्रेस करनी है तो हमें प्रतिभा की आवश्यकता है, हमें पावर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है कि जनरली हम क्या देखते हैं कि सामान्य बुद्धि माता पिता की संतान सामान्य होती है, प्रतिभाशाली की प्रतिभा होती है। और अपने यहाँ तो ऑलरेडी 2% केवल प्रतिभाशाली हैं, 100 में से केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो वर्सटाइल या प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं, और उनमें से एक प्रतिभा पलायन हो जाती है जो दूसरे देशों को चली जाती है। अब बची एक प्रतिभा, जैसे हमारे महान APJ अब्दुल कलाम जी हुए हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए हैं, ऐसे हमारे मोदी जी ले लीजिए, ऐसे बहुत बड़े नेता हुए हैं जो वाकई रियली में जो प्रतिभाशाली हैं। लेकिन क्या होता है कि अब ना तो इन लोगों ने विवाह किया है और ना ही इनकी कोई संतान है, तो अब इनके बाद इनकी जो प्रतिभा होती है वो वहीं से समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो सुजनन विज्ञान ये कहता है कि हमें कुछ ऐसे उपाय, यानी फ्रांसिस गाल्टन ने ये कहा कि अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसे जो गुण मिल जाएंगे उसमें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें उसके पहले से ही कुछ ऐसे उपाय या प्रयास करने चाहिए जिससे हम अच्छे वंशानुक्रम लक्षणों वाले बालकों का जनन कर सकें। इसके लिए उन्होंने कुछ सकारात्मक और नकारात्मक विधियों का भी प्रयोग किया था जिसे हम सुजनन विज्ञान में रखते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद जो दूसरी शाखा है हमारी स्व परिवेश की यानी यूथानिक्स, तो स्व का मतलब अच्छा और परिवेश का मतलब वातावरण। तो जब हमें जन्म से अच्छे लोग मिल जाएंगे तो हम उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट या वातावरण क्रिएट करेंगे जहां पर जन्मजात सभी प्रतिभाओं को विकसित किया जा सके। ठीक है, इसी श्रृंखला में हमने देखा है कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी थी, तो इसी श्रृंखला में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसमें का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण परिवेश के प्रतिभाशाली बालकों का चयन करके उन्हें सर्वांगीण विकास के सभी अवसर प्रदान करना, ताकि हम देश के विकास के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण कर सकें। इतना क्लियर हो गया सबको? तो ये था हमारा वंशानुक्रम तथा वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमारा जो बाल विकास है वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।